नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। जैसे कि आज अपने करेंगे कि डायनामिक्स का टॉपिक चल रहा था आपका एसएचएम। आपका टॉपिक था डायनामिक्स का एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, आयाम, आवर्तकाल क्या होता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि आपने आर्टिकल किया था ये कि जब कोई कण सरल रेखा में गतिमान है तब वो आकर्षी बल के अधीन कर रहा है गति, आकर्षी बल के अधीन गति कर रहा है। तब जो केंद्र से उसकी जो दूरी होगी उसके क्या होता है, वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब गति कण की विवेचना करनी थी, कण t समय बाद कहाँ तक पहुंचेगा और वापस वो उस बिंदु तक आएगा, उसमें क्या समय लगेगा। तो वो बिंदु तक वो कण पहुंचता था, इस टाइप से आपने बनाया था कि अगर वो था यहाँ पे, यहाँ a था, वापिस कण अगर इस बिंदु पे अगर पहुंचा था वो कण, तो वो x बराबर यानी यहाँ 0 थी, तो वो वेग जो था वो अंत वेग से यहाँ पे पहुंचता था कण। तो आपने इतना पढ़ा था। अब उसमें जो टाइम लगता था वो टाइम भी आपने फाइंड किया था, t1 से आपने डिनोट किया उसको, वो डिनोट हुआ था टाइम आपके पास a की पावर 3/2 बटा रूट म्यू अपॉन में पाई बाय 2। ये t1 टाइम निकाला था आपने। जब कण वापिस कहाँ तक आता था, यहाँ बिंदु P लिया आपने, अब वापिस कण जो यहाँ O तक पहुंचा तब उसके अंदर जो टाइम आया आपके पास वो ये है। ये तो थी आपने आर्टिकल 2.2.6 के अंदर ये पढ़ा आपने। अब बात करेंगे आज नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन यानी गति की प्रकृति। उसकी नेचर क्या होती है। जब कण इस टाइप से गति कर रहा है वो एसएचएम के अंदर और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो उसकी नेचर फाइंड करनी है आपको कि क्या क्या पोजीशन उसके अंदर हो सकती थी। तो मैं इसके लिए अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर देखें अपने, तो ये जो आपके पास डायग्राम था और ये टाइम आया था, इतना डायग्राम आपने 2.6 आर्टिकल में देखा, यही डायग्राम था सेम। अगर मैं बात करूं कि जब वो कण यहाँ पहुंचा तो यहाँ दूरी तो थी x बराबर 0 और वेग अनंत वेग से वो पहुंचेगा यहाँ पे कण। अगर वो अनंत वेग से यहाँ से पहुंचा तो कुछ बाईं ओर जाने का प्रयास करेगा वो, यानी इधर जाने का प्रयास करता है कण। वो पहुंचता है a डैश पे कि यहाँ से वो बाईं डैश की ओर पहुंचने का प्रयास करता है, क्योंकि जब अनंत की ओर आएगा तो उस कण को धकेलेगा और वो a डैश तक जाएगा कण। अपने बात कर रहे हैं गति की प्रकृति यानी उसकी नेचर क्या होगी उस समय। तो बात करूं मैं, अगर ये कण यहाँ तक आया तो जब यहाँ तक आने में यहाँ से यहाँ तक गया, वापिस कण वापिस आया तो 2 बार गया। अगर वापिस इधर आएगा फिर वापिस यहाँ से विरामावस्था में वापिस इधर जाएगा, तो टोटल 4 बार गया, यानी आपके पास आया 4t1। तो इस प्रकार 4t1 की आपने वैल्यू निकाली। तो 4 मतलब इसका दोलन में क्या टाइम होगा, इसका दोलन का समय पूछना आपको, समय निकालना है, मतलब कितने दोलन में ये वापिस कण यहाँ पहुंचेगा। तो एक बार तो ऐसे गया ये केंद्र से, वापिस आया, फिर और धकेला गया क्योंकि अनंत पे जाएगा तो कुछ आगे एक्स्ट्रा जाएगा, फिर इधर जाएगा वापिस, तो ये 4 बार जाएगा यानी 4t1। तो t1 की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, तो संपूर्ण दोलन आएगा जो आपके पास आएगा, संपूर्ण दोलन 4t1 की वैल्यू निकाली थी आपने 2.6 आर्टिकल के अंदर, a की पावर 3/2 अपॉन में रूट म्यू पाई बाय 2। अगर इसको हल किया जाए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो यहाँ बचेगा 2 पाई a की पावर 3/2 रूट 2 म्यू। तो ये जो आपके पास आया है, ये आपके पास आया है संपूर्ण दोलन के अंदर जो आपको टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 2 पाई a की पावर 3/2 अपॉन में रूट म्यू। तो इस प्रकार इसकी नेचर थी 2.6 आर्टिकल की। तो ये आपने पढ़ी। तो सबसे पहले जो O बिंदु था वो P बिंदु तक गया, फिर A तक जाएगा, वापिस यहाँ तक आएगा, तो टोटल समय t1 निकाला था आपने 2.6 आर्टिकल में। t1 निकालने के बाद में आपको पूछा है कि जब ये अनंत पर आएगा तो वो कुछ आगे जाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो वो a डैश तक गया मान लेते हैं। जब a डैश तक गया तो संपूर्ण दोलन कितना हुआ इसका, तो जो आपने t1 निकाला था उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
कि ये एक बार इधर गया, फिर दूसरी बार इधर गया, तीसरी बार इधर गया, फिर वापस इधर आएगा, तो 4 बार दोलन करेगा, इसका मतलब 4t1 आएगा। तो 4t1 की वैल्यू अपने जानते हैं, 2.6 आर्टिकल से आपने निकाली थी लास्ट वीडियो के अंदर, वो वैल्यू पुट कर दी और ये संपूर्ण दोलन आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा नेचर ऑफ मोशन, गति की प्रकृति। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो अंडर ऑफ मोशन ग्रेविटी, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा कण जब कण धरातल के अंदर होगा, जब कण धरातल के बाहर होगा, यानी पृथ्वी से बाहर होगा तब उसकी क्या पोजीशन होगी, जब वो अंदर होगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी, वो देखते हैं अपने और उसका आर्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले लिखूं मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। तो बात करते हैं, जब इसमें दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट होगा आपके पास वो होगा जब कण धरातल के बाहर हो, जब कण जमीन से या धरातल से, जमीन से बाहर हो। एक दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा जब कण जमीन के अंदर हो, यानी जमीन को धरातल भी बोल सकते हो आप, जमीन से भी बोल सकते हो। तो एक तो बाहर होगा और एक कण अंदर होगा, तो दोनों पे क्या वैल्यू आएगी आपको वो फाइंड करनी है। तो अपने देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। जब कण क्या हो, जमीन से बाहर हो, तो इस टाइप से एक डायग्राम बनाते हैं इसका। ये पृथ्वी है आपके पास, यानी जमीन से बाहर जब कण है तो वो कण मान लेते हैं यहाँ है आपके पास, ये पी कण है जो, और ये जो बिंदु है आपके पास ये सेंटर का है, पृथ्वी का ओ केंद्र है आपके पास। इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो है आर, पृथ्वी की त्रिज्या है आर, और जो इस पी की कण के बीच की जो दूरी है वो है एक्स। अब बात करें अपने कि अगर आपके पास ओपी जो है इसके अंदर वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो आर होगी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या वो छोटी होगी, और ये जो ओपी की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो ये तो कण जमीन से बाहर होगा तो ओपी ग्रेटर देन आएगा आर। तब अपने कण की गति का समीकरण देखते हैं। कण की गति का समीकरण की अगर बात करूं मैं तो वो F बराबर में माइनस म्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। कैसे होगा कि जब कण क्या है कि धरातल से बाहर है तो वो केंद्र जो होगा उसका, वो उसकी दूरी की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उस बल के अधीन गति करता है वो। तो जो गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब कण क्या होगा, बाहर होगा, तो कण की गति का जो समीकरण होगा F बराबर में माइनस म्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। ये अपने जानते हैं कि जब केंद्र यहाँ है आपके पास, O केंद्र है, और ये जो केंद्र से जो दूरी है उसके वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है जब कण बाहर हो। तो अपनों ने लिखा ये। अब बात करते हैं आपके पास ए पर, बिंदु ए पर क्या स्थिति होगी। तो बिंदु जो ए कण है वो यहाँ है, मान लो ए जो पृथ्वी का जो तल है उसको ए पॉइंट माना आपने, और इस ए पर आपको वैल्यू देखनी है। तो अगर मैं देखूं तो F बराबर में माइनस जी आएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब आपने माइनस लिया है पे। तो F की जगह तो क्या माइनस जी आ जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी x बराबर, तो वो आपने लेनी है r, क्योंकि जो ये वैल्यू जो होगी यहाँ तक वो त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है आपके पास, r है, क्योंकि आपको तो ए पर पोजीशन बतानी है इस कण की, तो ये वैल्यू आएगी r। तो x बराबर r पुट करेंगे आप, और इस इक्वेशन के अंदर इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, तो 1 में ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस जी, x की जगह r, तो माइनस म्यू अपॉन में r स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अगर बचेगा आपके पास, तो म्यू की वैल्यू निकालें, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी जी आर स्क्वायर। जब कण धरातल के बाहर हो तो इसकी जो तीव्रताएं होगी वो एक तो म्यू होगी, जो होगी जी आर स्क्वायर, ये इसकी तीव्रताएं होती है। म्यू को तीव्रता बोलते हैं, ये स्थिरांक बोला जाता है, जो इनकी क्या होती है,
तीव्रताएं होती है म्यू। अब नेक्स्ट करें, जब कण के जमीन से अंदर होगा तब उसको लैम्डा लेंगे अपने, तो उसको हल करेंगे। तो ये प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो केस फर्स्ट था जब कण जमीन से बाहर हो। अब लिखेंगे जमीन से अंदर होगा कण। केस नंबर 2, जब कण जमीन के अंदर हो। कण जमीन के अंदर हो तो अगर डायग्राम देखें अपने तो इस टाइप से बनेगा डायग्राम आपके पास कि कण जो है आपके पास वो इसका जो सेंटर है जो पृथ्वी का वो तो O है। अब जो कण है वो आपके पास यहाँ है, ये जो है P, और ये जो इसकी पूरी त्रिज्या है वो है R। ये A पॉइंट है आपके पास, धरातल पर जो पॉइंट है वो A लिया गया है, और ये जो पॉइंट है वो कण जो है वो जमीन के अंदर है, तो अंदर है तो यहाँ P मान लिया जमीन के अंदर है ये पॉइंट। अगर बात करूं मैं, ये R है, इसकी जो दूरी है वो है x। सेंटर से जो P कण की जो दूरी है वो आपके पास x। तो अब देखें तो OP इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, छोटा हो जाएगा और कैपिटल R बड़ा होगा, यानी त्रिज्या जो है पृथ्वी की बड़ी हो जाएगी, उस कण की जो दूरी है वो छोटी हो जाएगी, यानी OP आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कण की गति का समीकरण। कण की गति का समीकरण तो F बराबर में होता है माइनस में लैम्डा x। इसको मानते हैं इक्वेशन 2, ये कण की गति का समीकरण है। अपने जानते हैं कि जब पृथ्वी का जो केंद्र होगा, जो उसकी दूरी होती है, जब कण अंदर होता है तो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। उससे पहले केस में तो क्या था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, बटा में x आ रहा था, अब आपके पास इनटू में x आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दूरी की क्या होगा, जब कण अंदर होता है तो वो अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती बोल सकते हैं आपको। जब हटाते हैं तो ये क्या आता है, लैम्डा का स्थिरांक आता है, माइनस जब ग्रेविटी है अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब वो माइनस आया आपके पास। तो इस टाइप से कण की गति का आपने समीकरण बनाया। अब समीकरण बनाने पर A पर पोजीशन देखेंगे क्या होगी, बिंदु A पर, जो धरातल पर बिंदु A है आपके पास, ये जो पॉइंट A है यहाँ पे, इस पे इसकी पोजीशन देखेंगे, यानी कि क्या मिलेगी आपको, यानी स्थिरांक की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो F की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस G। तो G लगेगा, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अंदर की ओर लग रहा है तो माइनस आएगा आपके पास। अगर बात करूं मैं x की, वो आपके पास x कितना आएगा, वो आएगा आपके पास r। तो x बराबर r आएगा, इसका मतलब x बराबर r यहाँ पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में, तो f के बराबर आ जाएगा माइनस g पुट करेंगे यहाँ, तो माइनस g, और लैम्डा की वैल्यू जो है तो माइनस लैम्डा, x की वैल्यू r पुट करेंगे तो आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी g अपॉन में r। तो ये जो जब कण जो होगा वो जमीन के अंदर होगा तब उसकी जो आपके पास लैम्डा आएगा वो आएगा g अपॉन में r, यानी ये इसकी क्या बोलते हैं, इसको तीव्रताएं बोलते हैं आप, लैम्डा और म्यू। तो आपने लैम्डा भी निकाला, म्यू भी निकाला। म्यू आपने तब निकाला जब कण बाहर था, और जब कण अंदर है तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास g अपॉन में आ रहेगी। इनका उपयोग करेंगे जब अपने एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, तब इन दोनों इक्वेशनों का यूज होगा, क्योंकि जब वो पूछेगा वो कण की धरातल पर होगा तो उसका क्या होगा, और जब वो कण अंदर होगा पृथ्वी के तब उसकी क्या पोजीशन होगी, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तब इनका यूज करेंगे। तो ये एक आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। और 2.6 जो आर्टिकल था वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बेस में भी अपने आगे क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।